चार पॉइंट पढ़ाए थे, चारों पॉइंट बता दो क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, और इसी को बेटा बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। वो बाद में बात करेंगे आगे। अभी अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हमारे पास कौन सा था? बोलो भैया। लिगेंड की स्ट्रेंथ। बोलो भाई, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। और लिगेंड की स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास एक सीरीज थी जिसका नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोलो बेटा। इस सीरीज के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है जिस कॉम्प्लेक्स में, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पर अपने आप ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक बात। दूसरा पॉइंट बताओ, चार्ज ऑन मेटल। बोलो भैया, यानी कि मेटल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की, यानी ऑक्सीडेशन नंबर से निकलता है, यानी उतना ज्यादा वहां पर CFSE की वैल्यू वहां पर होने वाली। तीसरा पॉइंट था ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या क्या था भैया? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहला और दूसरा पॉइंट जो है ये तब लगेगा जब ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम। और अगर ज्योमेट्री सेम नहीं है तो उस टाइम पर आप इसी से अलग कर लेंगे। यानी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने बोला था कि जो डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर प्लेनर के लिए होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रन के लिए होती है, और उसके बाद टेट्राहेड्रन। यही सीक्वेंस पढ़ा था हम लोग। इसके बाद चौथा पॉइंट था नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल का क्या मतलब था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। बोलो भैया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था 30 से लेकर 50% तक डेल्टा का वैल्यू क्या करता जाता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसके सवाल आए और आपसे CFSE का ऑर्डर वहां पे पूछा गया, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले ज्योमेट्री चेक करो। क्या चेक करोगे? उसकी ज्योमेट्री चेक कर लोगे। अगर ज्योमेट्री में ही अंतर आ गया तो वहीं से मामला खत्म हो जाए। और दूसरा पॉइंट है कि उसके बाद अब सीक्वेंस है लिगेंड की स्ट्रेंथ देखो, और अगर ये भी सेम हो जाए तो फिर मेटल पर चार्ज देखो। यानी कि ये उन सवालों के लिए है जहां पर आप फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले ज्योमेट्री चेक कर लेंगे, और अगर ज्योमेट्री डिफरेंट है तो बिना कुछ दिमाग लगाए कि लिगेंड क्या लगा है क्या नहीं लगा है, आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर का डेल्टा सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बेटा अगर ज्योमेट्री सेम आ गई, अगर ज्योमेट्री यानी दोनों ऑक्टाहेड्रल है, दोनों स्क्वायर प्लेनर है, या तीनों ऑक्टाहेड्रल है, तो उसके बाद आपके मन में आएगा कि सर अब हम क्या करें? तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? लिगेंड की स्ट्रेंथ। बोलो। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ यानी जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे लिगेंड लगा होगा, और वो कौन डिसाइड करेगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा होगा उसका डेल्टा ज्यादा होगा। अगर लिगेंड सेम, अगर लिगेंड
चार्ज। अब चार्ज भी सेम है तो फिर नेचर ऑफ मेटल देखें, फिर क्या देखेंगे, तो यहां लिख रहा हूं उसके बाद नेचर ऑफ मेटल देखें। तो मामला समझ में आ रहा है आपको कि कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस थ्योरी में सीक्वेंस से तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जानबूझ के मजबूरी है कि हमको लास्ट में ही ज्योमेट्री बतानी है, तो इसलिए उसको तीसरे पॉइंट पे रखा है, लेकिन देखा उसको सबसे पहले जाता है। सवालों के माध्यम से अभी क्लियर कर लेते हैं। लास्ट टाइम कुछ सवाल कराए भी है ना। एफिशिएंट का होल 6 - 4 वाला करा दिया, बोलो यार, करा दिया। COH2O का होल 6 वाला करा दिया। NiH6 वाला, आओ छोड़ छोड़ काम करो, टेंशन ना, करा दिया तो तुम बता पाओगे ना फिर इसको। अच्छा, सवाल क्या है कि CFSE का ऑर्डर आपको बता, ठीक बात। तो ये मान लीजिए पहला सवाल जैसे कल हम लोगों ने किया, ये दूसरा, सारे लिख लेते हैं और आपसे काम बन जाएगा। ये है मान लो आपके पास, सुनना छापने में मत रहना, जो बोल रहे हैं उस पर दिमाग लगाना कि क्या बात बोल रहे हैं और सवाल कैसे हम लोग करें। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इन दोनों में अगर मैं बात करूं, बात समझिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ये केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, हाँ क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक बात तय है कि ज्योमेट्री सबसे पहले चेक करनी होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों आदमी का केस कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, बोलो प्रभु। तो इसका मतलब कि यहां पर इससे कुछ होने वाला नहीं। अब अगला पॉइंट क्या बोला गया कि उसके बाद लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक करना, क्या दोनों में लिगेंड सेम लगा हुआ है, तो इसका मतलब है लिगेंड जो है वो दोनों में क्या है, सेम। तो इसका मतलब लिगेंड अगर सेम है तो हमारे पास लिगेंड वाला जो है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ से हम देख ले, हम उससे भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक बात है। अगली कहानी कि अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ सेम है तो फिर मेटल पे क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। तो अब अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या यहाँ पर FeCl का होल 6 - 4 है, तो ये -6 होगा, तो आप यहां से निकालेंगे बेटा तो +2 आएगा, और
मेटल। बोलो भैया, इसी से तो होगा, यानी चार्ज जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज्यादा। समझ में आया? बोलो बेटा। यानी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि सर चार चार दे दिए, अब कब कौन सा लगाएंगे। आपको मैंने इसीलिए तरीका यहां लिख रखा है। अभी 15 मिनट में खेल तमाशा खत्म हो जाएगा और इसी यही आएंगे, इसके ऊपर कोई आना नहीं। इधर आ जाओ। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि दोनों में 6 लिगेंड लगे होंगे। तो फिर से आप अपने बेसिक पर आइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है? 6। इसका मतलब ज्योमेट्री दोनों की क्या होगी? सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन मत निकालो कि D2sp3 है कि sp3d2 है, वो हमारे इन चारों में से कहीं नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा जाता, इसलिए उसको फालतू में निकाल के अपने आप को परेशान मत करो। दूसरा पॉइंट, क्या हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ देखनी है? तो क्या यहां पर भी वाटर लगा हुआ है, यानी लिगेंड क्या होगा? लिगेंड क्या होगा? सेम होगा। बोलो भाई, अब मुझे बताओ, लिगेंड को सेम मानेंगे? सोच समझ के जवाब दे। लिगेंड दोनों में क्या है? सेम है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि लिगेंड सेम है, तो फिर अगला पॉइंट क्या बचा? मेटल पे चार्ज। यहां पे कोबाल्ट पे चार्ज क्या +2 है, और यहां कोबाल्ट पे चार्ज +3, यानी ये सवाल भी इसी से हो गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। बोलो बेटा, इसका मतलब है आंसर ये। अब क्या ये जो CFSC की जो वैल्यू है, ये हमको ये भी बता रही है कि हम लोगों ने बोला था कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके काम करने लगता है इन केस ऑफ CO+3। तो वहां दिख भी रहा है, अरे यार ज्यादा स्टेबल हुआ है तो इस वाले लिगेंड ने कुछ तो किया होगा ना, जिससे इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिली, जबकि दोनों में लिगेंड लगा कौन सा? वाटर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सेप्शन जो है वो कुछ यहां क्लियर होता हुआ नजर आ रहा। अगले सवाल में यहां, क्या यहां पे भी वही कहानी है? 6 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री वाला मामला यहां लगने वाला नहीं है। अगली कहानी, क्या लिगेंड दोनों में सेम लगा हुआ है? तो लिगेंड अगर सेम लगा हुआ है तो अब हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका बचता है, और वो क्या है? चार्ज। यही तो है मामला। तो इसका मतलब है किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? जिसमें चार्ज ज्यादा। क्लियर? तो ये सवाल भी किस बात पर आके निकल गया कि CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। क्लियर है? नीचे आइए, क्या लिखा है? 4 बोलो यार। अब अगर 4 लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग अपने में लगाना। NiCl4 है, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड होता है? और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने निकाला था sp3, और ज्योमेट्री निकली थी टेट्राहेड्रल। क्या निकली थी? मामला समझ में आया? Cn के केस में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था DsP2। बोलो भाई, और ज्योमेट्री जो होगी वो क्या निकलेगी? स्क्वायर प्लेन। क्या पहले पॉइंट से ही सवाल खत्म हो जाएगा? ज्योमेट्री चेक करो, यानी स्क्वायर प्लेनर वाले का डेल्टा टेट्राहेड्रल से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये हमारा आंसर है। यानी यहां पर चार्ज देखने की या लिगेंड की स्ट्रेंथ देखने का कोई मतलब नहीं है। कल को आपको लग सकता है कि सर क्योंकि Cn- लगा था इसलिए हो सकता है ये आंसर आप गलत तरीके से भी सही निकाल पाएंगे, लेकिन अगर कल को मैचिंग वाला मामला आ गया तो आप बोलेंगे कि यहां पर आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ये ऑर्डर बताया है ये किसकी वजह से बताया है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की वजह से। यहां तक समझ में आ रहा है? इधर आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है ज्योमेट्री से। और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में छूट है कि ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। चाहे
प्लेटिनम और प्लेटिनम, क्या ये लोग एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं? है ना? और सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहां सेम दिया हुआ है, यही तो मतलब है। अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 3D सीरीज का एलिमेंट अगर है तो लिगेंड की स्ट्रेंथ काम करती है, तो हेलोजन जो होता है वो हम लोग कंसीडर कर रहे थे वीक फील्ड लिगेंड होता है, बोलो भाई। लेकिन जैसे ही 4D और 5D सीरीज की बात आती है वहां लिगेंड के स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि कोई भी लिगेंड हो वो सब के सब किसकी तरीके काम करते हुए नजर आते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या ये बात हम लोग पढ़ के आए थे? बोलो भाई। अब अगर हम लोग ये पढ़ के आए थे तो जरा बताइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? वीक फील्ड लिगेंड था तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकला था और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आई, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का पेयरिंग नहीं हुई, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 लिखवाया। और जो ज्योमेट्री है वो आपको समझ में आ रही होगी, स्क्वायर प्लेनर। अब ये सवाल बेहतरीन बन जाता है, क्यों? पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि डेल्टा का ऑर्डर बताना है तो एक बात तो तय है कि सबसे पहले ज्योमेट्री चेक करते हैं, और ज्योमेट्री अगर चेक कर रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर वालों की ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है, तो एक बात तो तय है कि ये दोनों लोग स्क्वायर प्लेनर हैं, यानी इन दोनों की इससे तो ज्यादा ही। अरे बोलो ना। इसके बाद अगर हम इन दोनों में आपस में बात करें तो क्या नेचर ऑफ मेटल वाली बात आ जाती है? अरे बोलो भाई। 4D से 5D सीरीज में अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी? तो इसका मतलब है कि नेट में यहां पर बढ़ ही रहा हो। अब आप अगर इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सवाल को इस पॉइंट नंबर 4 से डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर जो है उसमें एलिमेंट 3D 4D और 5D सीरीज के है और लिगेंड आपके पास सेम लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी? नेचर ऑफ मेटल के, यानी कि जितना ज्यादा उसकी सीरीज बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। मामला समझ में आ रहा है? इसमें आओ, क्या सेम चीज लगा देंगे? Fe है, Ru है, OS है, क्या लिगेंड सेम है बेटा? बोलो। लिगेंड अगर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां सेम है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री सबकी ऑक्टाहेड्रल आने वाली है, तो ज्योमेट्री का केस खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे क्या 3D 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट में, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे पेयर्स Fe Ru और OS। बोलो भैया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? ये मामला है आपका अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है तो। अदरवाइज आप जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं उसके लिए 4 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आपको क्या चेक कर लेना है? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स चेक कर लेना। क्लियर है बात? क्योंकि ज्योमेट्री से मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर कहीं स्क्वायर प्लेनर हुआ तो अपने आप ही उसका डेल्टा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, खींच लीजिए फोटो, ये लास्ट में करा दिया। उतारने का मौका नहीं देंगे, लास्ट में करा दिया मैंने, दोबारा से एक चीज लिखवा दी है, क्योंकि ये चीज थोड़ी तेज पढ़ा दी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वापस आपको रिवाइज भी करना। चले, अब हम लोग को आज पढ़ना है स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर में किस प्रकार से।
तो अगला हेडिंग है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो एक बात तो तय है कि अगर कहीं स्क्वायर प्लेनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया होगा, डीएक्सपी। सुनते जाना, पहले सुन लो फिर बात। एक बात मुझे बताओ कि तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल 5 थे, बोलो 5 वाले में 2 भागों में बांटा था। 3 जो बिटवीन द एक्सिस जिनके लोग पाए जाते हैं dxy, dyz और dzx, उनको तुम नाम दे रहे थे T2g ऑर्बिटल, और 2 डी ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं dx2 y2 और dz2, उनको आप बोल रहे थे eg ऑर्बिटल। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात किए थे तो क्या उस टाइम पर जब लिगेंड आया था तो लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया था? तो लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस आया था तो जो डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे वो ज्यादा रिपल्सन झेलेंगे, और ज्यादा रिपल्सन झेलेंगे तो इस वजह से उनमें स्प्लिटिंग जब हुई थी तो Eg वाले की एनर्जी ज्यादा थी और T2g वाले की कम थी, क्योंकि Eg में कौन से ऑर्बिटल मौजूद थे, dx2 y2 और dz2 जो अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं, और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है। यही तो मामला है। अब सेम कहानी क्या यहां भी लगेगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब जो ऑर्बिटल लिगेंड के सामने आके टकरा जाएगा, इसका मतलब है कि वहां पे स्प्लिटिंग जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाते थे, तो ये हुआ तुम्हारा मेटल, और यहां पे कौन लगे रहते हैं, लिगेंड, और पूरा का पूरा जो है वो बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बोर्ड के प्लेन में है और स्क्वायर है, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि जो ज्योमेट्री है ये कौन सी वाली है, स्क्वायर। ठीक बात है। लड़ाई ये है कि कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी में क्या अंतर आएगा, इसमें बात होगी। अब मुझे ये बता दो केवल कि यहां पर तुम्हारे पास कौन सी एक्सिस नहीं है, तो अगर जेड एक्सिस नहीं है तो क्या जेड एक्सिस के अलाउंग जो ऑर्बिटल पाया जाएगा डी वाला, उस पे लिगेंड कभी लगेगा ही नहीं, बोलो यार, उस पे लिगेंड कभी लगने वाला नहीं। तो अगर नहीं लगेगा तो रिपल्सन उस पे सबसे कम पड़ेगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा पड़ता है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है, दूर भागता है। तो रिपल्सन अगर कम पड़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि उतना नीचे हो जाएगा वो स्प्लिटिंग में। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वाली डंडी जो है, ये थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस, क्या है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया, इसको अपन लोग क्या मान ले रहे हैं, यही कह रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि लिगेंड आके कहां लग गए हैं, आराम से सोच के बताओ कि एक से एक डिफिकल्ट चीज निकाल ले जाओ। लिगेंड कहां लगा, along the x-axis and along the y-axis, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब जो डी ऑर्बिटल इनके सामने पड़ेगा उसको लाग पड़ेगी, dx2 y2 कहां पाएगा, याद करो dx2 y2 वाला डी ऑर्बिटल कहां पाया जाता है, along the x-axis और along the y-axis। तो जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो क्या ये वाला डी ऑर्बिटल dx2 y2 है, अरे बोलो ना भैया, और क्या ये वाला 5 डी ऑर्बिटल है अपने पास, उन 5 में ये वाला कौन सी कैटेगरी में आता था, Eg में या T2g में, Eg। तो हमने इसका नाम भी लिख लिया कि इसका ग्रुप जो है वो Eg वाला है। अब Eg वाले में dx2 y2 जो है
रिपल्सन झेलेगा तो स्प्लिटिंग में इसकी एनर्जी यानी जो डी ऑर्बिटल टूटते हैं उनमें इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी या इसके बराबर भी कोई होगा? इसके बराबर कोई भी नहीं होगा। यानी मैं बोलूंगा कि स्प्लिटिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक बात। ईजी वाला एक और आदमी डीजेड कौन है? तो लिगेंड और डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल इनके बीच में एंगल कितना है? क्या समझ में आता है? वो यहां अरे लिगेंड नहीं लगा है लेकिन वो होगा तो एंगल कितना हो? 90। तो अगर 90 होगा तो जीरो में तो ज्यादा रिपल्सन है क्योंकि सामने पड़ रहा है, तो 90 वाले का रिपल्सन कम होगा या ज्यादा होगा? कम। तो मैं बोल सकता हूं कि डी जेड स्क्वायर में रिपल्सन कम हो। ठीक बात। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर डी जेड स्क्वायर में रिपल्सन कम होगा तो क्या डी जेड स्क्वायर की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जितनी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हो गई थी? बोलो भैया। तो क्योंकि डी जेड स्क्वायर जो है तो इजी वाला है तो इजी वाला है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसकी जो एनर्जी होगी वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से स्प्लिटिंग में कम मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो बेटा। क्योंकि एक बात बताओ, हम लोगों ने जब ऑक्टाहेड्रल में बोला था कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों में रिपल्सन बराबर लग रहा है, तो वहां बराबर लग रहा था तो एनर्जी भी बराबर हो गई थी और अचानक से बढ़ गई थी। यहां पे इजी वाले ऑर्बिटल में भी लड़ाई चल रही है, यानी कि इजी पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द लिगेंड के एक्सिस में आ गया है, यानी उसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा है क्योंकि एंगल जीरो है। एंगल क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब रिपल्सन ज्यादा है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब इजी वाला एक दूसरा आदमी भी हमारे पास है, वो कौन है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जहां लग रहा है वहां लिगेंड लगा ही नहीं, वहां लिगेंड लगा ही नहीं, लेकिन एंगल के हिसाब से बात करें तो एंगल कितना है? 90। तो एंगल जितना बढ़ता जाएगा रिपल्सन उतना कम होता जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम होगी तो कोई पूछेगा क्या इन दोनों की एनर्जी बराबर मानी जाएगी? जवाब है नहीं। किसकी ज्यादा और किसकी कम? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज्यादा और डी जेड स्क्वायर की कम। क्लियर है बात? एक तीसरा आदमी भी। अच्छा, हम इसमें किन लोगों को देख रहे हैं? जो उस प्लेन में पाए जा रहे हैं, तो जिनमें एक्स वाई आएगा उन्हीं को लेंगे। अगला आदमी है मेरे पास डी एक्स वाई और लिगेंड, इनके बीच में एंगल मैं कह रहा हूं 45 डिग्री। कितना होगा? तुम मानो मत। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो डी एक्स वाई वाला है, कॉपी है तुम्हारे पास? तुमने डी ऑर्बिटल बनाए हो? अरे कल बनवाए थे, कॉपी बनाए, जहां बनाए वहां पहुंच जाओ। और डी एक्स वाई वाली को देखो बिटवीन द दो आ रहा है कि नहीं? डी एक्स वाई वाला बिटवीन द लोब आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ये बताना, केवल डिजाइन पलट जाएगी यानी बनाने का तरीका बदल जाएगा, बाकी मतलब वही रहेगा। अगर मुझे डी एक्स वाई बनाना है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाया तो अलोंग द एक्स और वाई एक्सिस बनाया, तो अगर मुझे डी एक्स वाई बनाना है तो क्या एक्सिस के बीच में लोब बनाना पड़ेगा? तो ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस वाई है, तो क्या इसका मतलब अगर डी एक्स वाई बनाना है तो क्या इनके बीच में बनाना पड़ेगा? यानी कुछ इस तरीके से, ये जो खाली जगह पड़ रही है इसी में तो बनेगा ये। बोलो यार। तो कुछ इस तरीके से नजर आए, यानी ये लाल वाला कौन है? डी एक्स वाई होगा। अब अगर ये डी एक्स
DXY यहां है तो क्या ये लिगेंड के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है? क्योंकि लिगेंड और लिगेंड के बीच में एंगल तो 90 है ना, 90 90 90 और 90, तो आधा एंगल क्या माना जाए? 45। तो एंगल कितना हुआ? 45। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि DXY वाला जो ऑर्बिटल है वो dx स्क्वायर y स्क्वायर के तरीके अलोंग द एक्सिस तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी लिगेंड के करीब है और dz स्क्वायर से तो बहुत ज्यादा करीब है। बोलो प्रभु, dz स्क्वायर से तो बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं बोलूंगा कि dxy पर लिगेंड का रिपल्सन dx स्क्वायर y स्क्वायर से कम पर dz स्क्वायर से ज्यादा लगेगा। क्या ये लाइन सही है? बोलो बेटा, एंगल बता रहे हैं इस बात को कि dxy पर लिगेंड का रिपल्सन dx स्क्वायर y स्क्वायर से तो कम लगेगा, लेकिन dz स्क्वायर से क्या लगेगा? ज्यादा, क्योंकि dz स्क्वायर तो 90 डिग्री एंगल बना के बैठा है और वहां लिगेंड आया भी नहीं। ठीक बात है। अब यहां पर अगर कोई मुझसे पूछे कि dxy कौन सी कैटेगरी में आता है? T2G। अच्छा, ये कठिन इसलिए है क्योंकि यहां पर EG और T2G में भी लड़ाई हो गई है। बोलो यार, तो मैंने आपसे कल की क्लास में बताया था कि अगर रिपल्सन जो ज्यादा झेलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब मुझे जरा एनर्जी का सीक्वेंस बताइए, स्प्लिटिंग में इन तीनों में क्या है अभी तक जो आपने बोला? स्प्लिटिंग जब हुई d ऑर्बिटल्स की, तो जब हम लोग एनर्जी बनाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जहां ज्यादा स्प्लिटिंग कहां हुई? dx स्क्वायर y हुई है, उसके बाद dxy, उसके बाद dz, यही तो है मामला। अब यहां पे एक कहानी है, dx स्क्वायर y स्क्वायर EG ऑर्बिटल, dxy T2G है और dz स्क्वायर क्या है? क्लियर है? कौन से d ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है? dyz और dzx। कौन कौन? क्यों? dyz कौन से एक्सिस में पाए जाएंगे? y और z एक्सिस के बीच, यही तो मतलब होगा। तो ये हमारी y एक्सिस है और ये एक्सिस z है, तो dyz का गोला यहां नहीं आएगा। अरे बोलो ना यार। और लिगेंड यहां पर नहीं, अरे लिगेंड यहां कहां है? हवा, लिगेंड तो बोर्ड में है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि dyz और हिंदी वाला dzx, क्योंकि yz प्लेन और xz प्लेन पर पाए जाते हैं। एक्सिस नहीं लिख रहा है, प्लेन लिख रहा है। बोलो, और लिगेंड कहां लगता है? एक्सिस पर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन लिगेंड का सबसे कम लगेगा। बराबर से क्या टर्म लिख दिया? दोनों आदमी की प्रकृति एक ही, यानी दोनों लोग जो कह रहे हैं कि हम पे जो रिपल्सन है वो सबसे कम लगेगा। तो अगर रिपल्सन कम लगेगा तो दोनों की एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि जो एनर्जी होगी स्प्लिटिंग में
वो सबसे कम रहेगी और बराबर हो और आपस में बराबर हो। यानी जब मैं एनर्जी की बात करूंगा तो अब मैं एनर्जी जो है डी वाई जेड की और डी जेड एक्स की क्या मानूंगा, बराबर। ये दोनों आदमी किस कैटेगरी के हैं, T2G और T2। 5 ऑर्बिटल तुमको दिख रहा है, बोलो यार। तो अब मुझे फाइनल बताओ, अभी मैं कोई डायग्राम तुम्हारे सामने नहीं बना, मुझे आप फाइनल बताइए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल की एनर्जी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इसी के आगे मामला बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद डी एक्स, उसके बाद डी जेड स्क्वायर और उसके बाद डी वाई जेड इक्वल टू डी एक्स। बोलो भैया, यही तो 5 ऑर्बिटल है। यानी कि अब अगर हमें डायग्राम बनाना पड़े तो डायग्राम में हमको ये ऑर्डर नजर आना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल की तो यहां पर ये वाला ऑर्बिटल जो है वो है Eg वाली कैटेगरी, ये वाला T2G का, ये Eg का और ये दोनों फिर से किसके, T2G। तो यहां पर कोई आदमी ये बोल सकता है अगर कहीं लिखकर आया कि फॉर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल्स ऑलवेज ग्रेटर देन T2G ऑर्बिटल, गलत हो जाएगा। बोलो भैया, कहां ही तो बवाल कटा होगा। अब अगर मुझे यहां पर ये मामला समझ में आ रहा है आपको, अब अगर मुझे इसी प्रकार से करना है तो डायग्राम देखने में कैसा लगेगा, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, क्या कि माना ये 5 ऑर्बिटल है हमारे पास और हमारा जो मेटल है वो अभी कौन सी स्टेट में है, फ्री स्टेट। अरे बोलो ना यार, यही तो किया था। अब जब लीगेंट आए, कौन आया, जब लीगेंट आए तो जैसे ही लीगेंट आते हैं एनर्जी को उछाल आता है, तो इसका मतलब है हम बोलेंगे कि अब हमारा जो मेटल आया है वो बोला जाएगा सराउंडेड बाय लीगेंट्स। यही तो है ना। अब अगर सराउंडेड बाय लीगेंट्स है तो मुझे ये बताइए कि यहां पर हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल थे जिनमें स्प्लिटिंग होनी है, और वो 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यही तो है। अब हम लोग अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या कर देते थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और Eg को अलग अलग कर देते थे। क्या करते थे, T2G और Eg को क्या करते थे, अलग अलग। एक बार वो डायग्राम खोल दो, अगर तुमने बनाया है कल वाला, फटाक से वो डायग्राम खोल दो। खोले, मिला, Eg वाला ऊपर और T2G वाला नीचे। तो अगर मैं उस डायग्राम के हिसाब से बात करूं कि जब स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई तो क्या उसके हिसाब से, इधर देखो, ये 2 कौन से, Eg, और ये 3 कौन से, T2G। यही तो था। यहां तक ऑक्टाहेड्रल में हुआ था या नहीं हुआ, लेकिन यहां स्क्वायर प्लेनर की कहानी तुमने पहले ही लिख रखी है कि यहां ऐसा होने वाला नहीं। तो डायग्राम में दिखाने के लिए केवल एक एनर्जी अचानक से Eg की बढ़ेगी और T2G की घटे, तो इनमें एक स्प्लिटिंग आ जाएगी। अब Eg में कौन कौन आदमी मौजूद है तुम्हारे पास, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई। यही
तो है। और यहां अगर बात करें तो तीन आदमी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब वहां डायग्राम अगर आ गया तो अगर आपको ये बात याद है कि सीक्वेंस क्या होता है, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसने झेला था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां आपके लिए डेल्टा का सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, वो कोर्स में, अरे यही इतना ही में आपको निकल जाती है। तो क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद कौन है, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई। तो क्या उसको यहां से होके आना पड़ेगा, तो अब कौन आदमी आया, डी एक्स वाई। उसके बाद कौन आया, डी जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कौन आया, सबसे कम एनर्जी दो लोगों के और दोनों के आपस में बराबर, डी वाई जेड और डी एक्स। ये ऑर्डर। अब मुझे ये बताओ कि जब पूरी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डेल्टा होता है वो डेल्टा होता है ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो CFSC की वैल्यू तो ये है, बोलो, जिसको बोलेंगे डेल्टा ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब मुझे तुम सिर्फ इतनी बात बता दो कि ये एक डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों होती है, यानी डेल्टा ज्यादा। यहां तक तो ऑक्टाहेड्रल है, अरे बोलो ना यार, यहां तक क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन उसके बाद भी यहां पर क्योंकि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, इसकी वजह से स्प्लिटिंग और ज्यादा हो गई, तो ये और मुंह खुल गया ना यहां पर। तो इसका मतलब वो जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, पीछे मैंने आपको अभी आज के दिन बता दिया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के चार आपने पढ़े, लिगेंड की स्ट्रेंथ देखनी है, मेटल पे चार्ज देखना है, ज्योमेट्री देखनी है और नेचर ऑफ मेटल देखना है कि 3D सीरीज है, 4D है या 5D। लेकिन मैंने बोला है कि सबसे पहले क्या देखो, ज्योमेट्री। क्यों, ज्योमेट्री अगर स्क्वायर प्लेनर हो गई तो कहानी एकदम से बदल जाएगी। यहां तक क्लियर है? ये है स्प्लिटिंग इसकी स्क्वायर। मामला समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते, एक एक चीज लिखवा दी। अच्छा, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर आ गया है, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता होगा DsP2, बोलो, तो क्या उस हाइब्रिडाइजेशन में यही वाला जो डी ऑर्बिटल है वो आगे चलकर 4s और 4p इनके साथ क्या कर लेता हो, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, DsP। बात समझ में आ रही है? अच्छा, खत्म नहीं। एक बात ये बताओ कि जब डी ऑर्बिटल की एनर्जी 4s के नियरली थी, करीब एग्जैक्टली करीब तो थी नहीं। अब अगर इस स्प्लिटिंग से फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा डी ऑर्बिटल जो यहां था और 4s 4p यहां था, लात खा के dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल बगल में आके बैठ गए। बोलो ना यार, तो क्या यहां पे अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होगा? और अच्छा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसीलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने क्या बोला है, देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC यानी ऑर्बिटल को तोड़ना, और इसी का एक फुल फॉर्म है क्या, क्रिस्टल फील्ड, और S को बोलेंगे स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्यों, जितना ज्यादा ऑर्बिटल दूर हो जाएंगे उनका वापस फिर से आना बड़ा मुश्किल है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या नहीं बढ़ जाती है। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस पूरे खेल में क्या हुआ बताओ। आप बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर हमें लेनी है, क्या लेना है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल
तीन है T2G वाले dxy dyz और dzx, दो है Eg वाले dx2 y2 और dz2। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जो Eg ऑर्बिटल है उनमें ज्यादा रिपल्सन झेलते थे विद रिस्पेक्ट टू T2G, क्योंकि वो लिगेंड के सामने पड़ जाते थे। यही कहानी है। स्क्वायर प्लेनर में तुम कहोगे कि हमारे पास तो दो ही एक्सिस है, x और y। बोलो, z एक्सिस में कोई लिगेंड हम लगा नहीं है, तो इसका मतलब जो d ऑर्बिटल, अब अगर हम इसको कंप्रेस करें, जो d ऑर्बिटल x और y एक्सिस के जितना ज्यादा करीब मिलेंगे उतना ज्यादा रिपल्सन लगेगा और उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब Eg ऑर्बिटल की एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन Eg में दो ऑर्बिटल है, dz2 और dx2 y2। कौन सा वाला Eg d ऑर्बिटल बिल्कुल लिगेंड के करीब आके खड़ा हो जाएगा, dx2 y2, यानी कि इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर। इसके बाद बात करी गई कि dz2, तो बोले z2 में तो हमने कोई लिगेंड ही नहीं लगाया, यानी वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब है उसमें रिपल्सन इससे कम लगेगा। रिपल्सन कम लगेगा तो इसमें एनर्जी इसकी dx2 y2 से कम हो जाएगी। उसके बाद मैंने बोला dxy, क्या बोला, dxy वाला जो है वो भी तो इन एक्सिस के बीच में पाया जाएगा और एंगल 45 बनाएगा, तो उसमें भी रिपल्सन लगेगा, लेकिन जितना dx2 y2 में लगा है उतना नहीं लगेगा, यानी उसकी एनर्जी dx2 y2 से कम होगी, लेकिन किससे ज्यादा होगी, dz2 से ज्यादा। क्लियर है बात। उसके बाद बचे बाकी के दो d ऑर्बिटल का, dzx और dyz। इन्होंने बोला कि हमारा ये जो बोर्ड है ये कौन सा प्लेन, xy, कौन सा xy, और ये आदमी किस में पाए जाते हैं, yz और xz। तो बोले हम लोग तो यहाँ हवा में है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो अगर हमारा लेना देना नहीं है तो ये हम पे रिपल्सन भी कम से कम डालेगा, नहीं डालेगा ऐसा तो संभव नहीं है, यानी कि आप बोलेंगे रिपल्सन कम से कम पड़ेगा, तो रिपल्सन अगर कम पड़ेगा तो बोले हमारी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी ये लोग सबसे नीचे पाएंगे और आपस में बराबर। एक छोटी सी बात, xy वाला यहां बीच में पाया जाए, वहां पाया जाए और dz2 वाला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, कहां है, तो dz2 में जब लिगेंड लगा ही नहीं है तो हम उसकी एनर्जी को सबसे कम करके उन्हीं के बराबर कर देना, क्यों, क्योंकि dz2 में 2/3 भाग तो z एक्सिस पे रहता है, लेकिन 1/3 भाग तो xy प्लेन पे घूमता रहता है, यानी कि वो रिपल्सन तो झेलेगा, यानी इसका कंट्रीब्यूशन xy प्लेन पर 33% तो है ही, बोलो यार, और उनका कंट्रीब्यूशन xy प्लेन पे 0 है, क्योंकि वो अपने प्लेन पे रहते हैं, इसी वजह से इसमें रिपल्सन उनसे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जो कल को कंफ्यूजन एक हो सकता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। तो ये है आपका कौन सा, स्क्वायर प्लेनर वाला, फोटो खींच लीजिए, घर में आराम से उतार दीजिए। अच्छा ये बता दो, इतना तो कर लिया है, एक लास्ट में मुझे बता दो कि स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, कंडीशन फॉर, अबे जब स्क्वायर प्लेनर होगा तभी तो सब बात कर पाओगे, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोच समझ के बताना। अगर ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 8 है, कितना है, तो तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो काम करेगा या वीक होगा तो भी काम करेगा, यार कुछ गधा हो क्या, D8 अगर है तो 5 डब्बे होते हैं, शुरुआत में तो तुम सब में भरोगे ना, अब एक d ऑर्बिटल तुम्हें खाली चाहिए स्क्वायर प्लेनर के लिए, तो इसका मतलब है तुम्हें डब्बों के इलेक्ट्रॉन को समेटना पड़ेगा, और अगर समेटना पड़ेगा तो लिगेंड की स्ट्रेंथ तो 3D में काम करती है ना, यानी कि ये चीज कब काम करेगी, अगर लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, बोलो भैया, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर 100%
हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और ज्योमेट्री क्या ले लेंगे, स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन यही चीज अगर 4D8 है या 5D8 तब लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता। वीक वाला भी तो स्ट्रॉन्ग के तरीके काम करने लगता है। तो आप बोलेंगे इस केस में चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें और चाहे आप वीक फील्ड लिगेंड लें, दोनों ही लोग पेयरिंग करा देंगे। तो अगर पेयरिंग करा देंगे तो इस केस में भी हमको क्या मिलेगा, DsP2 या स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, अगर कॉन्फ़िगरेशन D9 क्या है, तब स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। सोच समझ के बताइए। D9 में अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेंगे तो क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा था, अरे बोलो ना यार, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करा के आप DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पा सकते। बात समझ में आ रही है? अरे कॉपर वाले नहीं किया था, Cu3 का होल 4+2, तो वहां इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, ट्रांसफर। तो ध्यान रखिए। और लिगेंड क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग। और एग्जांपल के तौर पे इसको तो याद ही रखना है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, CuNH3 का होल 4+2। अब फोटो खींचो। क्योंकि बहुत दिनों से इस पे आया नहीं है सब, नहीं समझे, मतलब इसकी थ्योरी में सवाल नहीं आया। वो डेल्टा पे तो आता रहता है, इसकी थ्योरी में सवाल नहीं आया कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कौन बढ़ा कौन घटा। तो चांस बन रहा है कि वो आ सकता है, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना था, तो उसकी वजह से रिबेट देना था आदमी को, तो इसलिए सवाल भी थोड़े सरल थे। इस बार पेपर अगर बनाने का मौका उनको 2 साल बाद मिलेगा अच्छे से, तो पेपर फिर अच्छा खासा ही बन के आएगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके सवाल अच्छे आ सकते हैं, तो ये उन चैप्टर्स में से है। तीसरा आदमी है हमारे पास टेट्राहेड्रन, हटाए। तीसरा आदमी है टेट्राहेड्रन। बताइए सोच के टेट्राहेड्रन में क्या हो। अच्छा एनसीईआरटी का कोई लेके नहीं आएगा, एनसीईआरटी वालों ने इसको गायब किया हो। एनसीईआरटी में 2 दिए, ऑक्टाहेड्रन और टेट्राहेड्रन। तो मैंने क्यों गायब किया वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगला आदमी है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखी जाए। क्या होगा खुद सोच के बताइए। और जैसा मैंने आपको कल की क्लास में यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पहली क्लास से समझाया हुआ है कि अगर आपको इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी का मामला देखना है तो बस आप इतना याद रखिए कि 2 भागों में बटा है, T2g और Eg में बटा हुआ है। T2g ऑर्बिटल 3 है, dxy, dyz और dzx, और Eg ऑर्बिटल अपने पास 2 है, dx2 y2 और dz2। क्यों बांटा गया है, ऑर्बिटल के बिहेवियर के हिसाब से। जो T2g ऑर्बिटल है वो एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं उनके लोग, और जो Eg ऑर्बिटल्स है वो अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। अब जो भी स्प्लिटिंग होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि लिगेंड कितना रिपल्सन उनके ऊपर डाल रहा है। अब अगर आपको ये देखना है तो ये हर जगह बदल रहा है मामला, तो टेट्राहेड्रन में भी मामला बदल जाएगा। तो पहले तो आपको जो याद रखना है उसकी बात करते हैं। d orbitals splitting in tetrahedral complex
ठीक बात। जो बात सब लोग याद रखते हैं वो लिखते पहले। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल की उल्टी होती है। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अपोजिट स्प्लिटिंग। इस लाइन से क्या समझ में आया? बोलो भाई। हाँ, अपोजिट का मतलब ऑक्टाहेड्रल में Eg ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती थी, T2G की कम होती थी। अरे बोल रहा यार, तो उल्टे का मतलब क्या हुआ है? अब T2G की ज्यादा और Eg की कम। तो पहले जो लाइन तुम्हारे पकड़ में आ रही है उसको समझ लो। इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो यहां पर एनर्जी हम लोग अब T2G ऑर्बिटल की ज्यादा लेंगे और Eg की कम। यही तो होगा। तो सवाल बनेगा कि ऐसा क्यों? अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि नहीं, कम ज्यादा हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि अगर हम पढ़ रहे होते तो इतनी देर में टीचर ने हमें इतना कुछ बता रखा होता तो मैं ये कहता कि देखो क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, बट मैं इतना बता सकता हूं कि Eg ऑर्बिटल की एनर्जी वहां T2G से ज्यादा इसलिए थी कि लिगेंड अराउंड द एक्सिस लग रहे थे उस ज्योमेट्री में, और लिगेंड के सामने अगर d ऑर्बिटल आता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो किसी ने पूछा कि यहां क्या हुआ होगा, तो मैं बोलूंगा यहां ये हुआ होगा कि जो लिगेंड लग रहा होगा उसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी कि वो T2G ऑर्बिटल को ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द Eg। बोलो ना यार। तो अब अगर कोई पूछे इसके आगे की लाइन तो मैं कहूंगा इसका मतलब इस ज्योमेट्री में लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपना ज्यादा प्रभाव किन पे डाल रहा है? जो d ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस नहीं पाए जाते, तो इसका मतलब वो वहां लग ही नहीं रहा है। वो कहां लग रहा होगा? एक्सिस के बीच में कहीं लग रहा होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है जरा बताओ? ये है 3D है ना मामला ये मामला जो है ये अगर हम बात करें तो ये कैसा है? 3D है मामला। ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। तो अब मुझे ये बता दो, ना ये एक्स प्लेन पे है, वो एक्स एक्सिस पे है, ना ये वाई पे है, ना ये जेड पे है, ये तो बिटवीन द एक्सिस होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ज्योमेट्री है जब वही अलोंग द एक्सिस नहीं है तो इसका मतलब है कि उन d ऑर्बिटल्स पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो d ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस नहीं पाए जाए। बात समझ में आ रही है? इसलिए T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, या T2G ऑर्बिटल जो वाले जो d ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा रिपल्सन झेलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द Eg। क्लियर है? इतनी ही कहानी है, इसमें कोई बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं तुमसे इसमें कहूं कि इस स्प्लिटिंग का डायग्राम पहले देखें, इसका मतलब जानते हो ना, 5d ऑर्बिटल की 5 लाइनें। बोलोगे यहां पर हमारे पास मेटल है और कौन सी स्टेट में है? फ्री स्टेट, यानी कि अभी उसको कोई उसके आसपास आया नहीं। जैसे ही लिगेंड इसके पास आएगा इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और यहां मैं बोलूंगा क्या कि सराउंडेड बाय लिगेंड। अब अगर ये लिगेंड से सराउंड होगा तो अपने पास d ऑर्बिटल जो है वो 5 है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर।
जिनमें हमने दो भागों में बांट रखा है। पहले दो को Pg बोल रहे हैं और dxy/yz और dzx को T2g बोल रहे हैं। यहां ये बोला जा रहा है कि मामला पलट जाएगा, यानी कि जो एनर्जी है वो T2g की ज्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द Eg1। यही तो होगा। अब हम लोग बोल रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ, तो एनर्जी जो होगी वो T2g की ज्यादा होगी और Eg की कम। T2g ऑर्बिटल का टाइप नहीं बदलेगा, यानी T2g में dxy, dyz, dzx तीनों लोग बराबर से आएंगे। अब यहां पर अगर किसी ने पूछा कि डेल्टा की वैल्यू, तो कहोगे कि ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल बॉक्स, यानी डेल्टा T से रिप्रेजेंट होगा। अब यहां पे क्या हम लोग एक सेंटर लेके चलते थे जिसको बैरी सेंटर बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर। वहां क्या हुआ था, ये वैल्यू कितनी थी ऑक्टाहेड्रल, 0.6 डेल्टा। हाँ, और ये कितना था, माइनस तो बाद की बात, 0.4 डेल्टा, यही तो था। यहां क्या ऑक्टाहेड्रल का उल्टा है मामला, तो अगर उल्टा है तो ये वैल्यू होगी 0.4 डेल्टा टी। अब तो टेट्राहेड्रल, और नीचे वाले के लिए बोलेंगे माइनस 0.6 डेल्टा। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, ये केवल यही मामला तो पलट जाता है यहां पर, तो इसको तुम्हें याद रखना है कि वैल्यूज में यहां पर जस्ट अपोजिट मामला हो जाएगा। और उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जिस ज्योमेट्री का आप यहां देखने जा रहे हैं वो किसी भी एक्सिस पर पाई नहीं जाती, बल्कि वो प्लेन में पाई जाती है। अरे 3D ज्योमेट्री है ना, तो xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन इसी के अंदर से होके पास हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो जो d ऑर्बिटल प्लेन वाले होंगे वो ज्यादा रिपल्सन मिलेंगे, और जो एक्सिस वाले होंगे उनमें रिपल्सन उसके रिस्पेक्ट में कम है। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम लिखा है कुछ लिख रहे हैं और तुम बताना कि क्या वो सही है या गलत है। इसके लिए in this splitting the value of pairing energy, जिसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, is more than splitting energy is more than splitting energy, therefore pairing never take place। ये बात सही है या गलत? हम इस बात को दो तरीके से प्रूव कर देंगे। कैसे? एक पुरानी थ्योरी से भी प्रूव कर देंगे और एक नई थ्योरी से भी कर देंगे। ये वाली थ्योरी तो कर देंगे। एक बात मुझे सिर्फ इतना बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर कब होता है? जब उसको चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत, अरे बोलो ना यार, और चढ़ाई चढ़ने का मतलब है कि ये वैल्यू ज्यादा हो। यहां पर क्या तीनों केसेस में तीनों के डायग्राम अगर देखो तो डेल्टा सबसे बड़ा मुंह खोल के क्या एसपी में बनाना। अरे यार, डेल्टा का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे बनाना? स्क्वायर प्लेनर में सबसे बड़ा डायग्राम बनाना ना वहां से। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, और सबसे छोटा डिफरेंस कहां नजर आ रहा है? टेट्राहेड्रल। तो ये बताइए, अगर टेट्राहेड्रल में चढ़ाई
क्या मैंने बताया है कि अगर कहीं पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है पेयर कराने में एक एनर्जी यूज होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, डेल्टा टी से, क्योंकि जो चीज कम होगी उसी के रिस्पेक्ट में काम होगा। यहां क्या लिखा गया है, इन दिस स्प्लिटिंग द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये बोल रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन क्या होती है, डेल्टा टी। तो इसका मतलब है अगर P ग्रेटर देन डेल्टा टी है तो इसलिए पेयरिंग कभी यहां पर इलेक्ट्रॉन की नहीं। ये मामला समझ में आया, बोलो भैया। अच्छा ऐसे भी समझ लो कि छोटी एच आ रही। दूसरा, पुरानी थ्योरी से कैसे आया, हम इसको कर देंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कैसे आया। थोड़ा और सही से सोचोगे तो कर लेंगे। बाकी लोग इतना, मैं एक बात बताऊं कि आप बगल वाले को ये देख के मत सोचिए कि कुछ नया बता रहा है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं आप में और मेरे में सिर्फ एक डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं, और वो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम कनेक्ट कर ले जाते हैं। बाकी दिमाग आपके पास हमसे ज्यादा है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उम्र के साथ ये धीमा होता जाता है, तो हमारी उम्र आपसे तो ज्यादा ही है, बोलो भैया, तो दिमाग आपके पास ज्यादा है। सारा खेल कनेक्टिविटी, जो पढ़ाया अगर आप उसे कनेक्ट करने देंगे, हर टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस है। सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की कनेक्टिविटी, टीचर इसको बोलते नहीं, टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच कर, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कनेक्टिविटी। अब मुझे तुमसे इतना बताओ, अब तुम इसमें घुस गए, अब तुम्हारी जगह पे एक नॉर्मल स्टूडेंट जो चीजों को कनेक्ट करता है वो ये कहेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो तो बात समझ में आ गई कि P2G ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा विद रिस्पेक्ट टू EG, क्योंकि P2G वाले d ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्योंकि हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसके लिगेंड भी दाएं बाएं लगे होंगे, तो वो ज्यादा रिपल्सन उन d ऑर्बिटल पे डालेंगे जो एक्सिस के अलोंग ना हो, तो P2G में ज्यादा रिपल्सन लगेगा, EG में कम लगेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट होता है, तो P2G के ऑर्बिटल ऊपर और EG वाला नीचे। फिर बोला गया कि डायग्राम ये दिखा रहा है कि यहाँ डब्बों के बीच का डिफरेंस कम है, यानी कि यहाँ स्प्लिटिंग सबसे कम हुई होगी, यहाँ स्प्लिटिंग सबसे कम हुई होगी। स्प्लिटिंग कब हुई होगी तो बोले हाँ याद आता है, क्योंकि लिखवाया था कि डेल्टा का वैल्यू सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर में होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल में होता है और फिर टेट्राहेड्रल में। तो क्या इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर में होती थी, बोलो यार। अब अच्छा अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सी ज्योमेट्री में लिगेंड का रिपल्सन ज्यादा झेलना पड़ रहा है, d ऑर्बिटल्स, तभी तो भग रहा था, उसके बाद और उसके बाद यही तो होगा। अब यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद बोला गया कि यार यहां पे कभी पेयरिंग नहीं होगी। इस पूरी कहानी का क्या मतलब है कि जब भी आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे तो बोलेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराना, बोलो भैया। अब इसके पीछे की कहानी तो बोले पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूदने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, डिफरेंस कम है, तो आराम से ऊपर चला जाता है। तो बोले इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे कहेंगे, बोले पेयर कराने के लिए एनर्जी लगती है पेयरिंग एनर्जी, ऊपर भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है डेल्टा टी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इससे ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कम वाला काम करेगा, तो उसका मतलब वो कहेगा डेल्टा टी के बराबर एनर्जी नहीं है, तो वो पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा टी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इसका मतलब है पेयरिंग पॉसिबल नहीं। यहां तक मामला समझ में आया। अब इसके बाद किसी ने कहा इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज कैसे करेंगे, तो आपने कहा हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ाया था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और वीक फील्ड लिगेंड लगा, क्या लगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता था, वीक फील्ड लिगेंड होता था, 3D सीरीज के लिए
की बात कर रहे हैं, 4D 5D का एक्सेप्शन लेके मत आना मेरे पास। अगर 3D सीरीज का है तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन की वहां पर पेयरिंग नहीं करा पाता था, तभी तो खाली डिब्बा नहीं बनता, तभी तो बाहर का डी वाला डिब्बा ढूंढते थे, तभी तो sp3 करके काम हो जाता था, dsp2 नहीं होता था। तो पहली बात वीक फील्ड लिगेंड होता था और पेयरिंग नहीं होती। तो पेयरिंग ना होने के पीछे का रीजन ये बता रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू इतनी कम है टेट्राहेड्रल के लिए कि आसानी से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकते। बात समझ में आ गई? तो ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात। अब मुझे तीनों का कंक्लूजन बताओ। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। फोटो तो तुम खींच ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो क्या होगा? अरे क्या पढ़े हो बता दो। अबे तुम समराइज करोगे ना किसी चीज को, क्या समराइज करोगे? जो मन में आया बता दो। जैसे पहला सवाल चलो पूछ लेते हैं, डेल्टा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर तीनों ज्योमेट्री में क्या है? सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर के लिए, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए, उसके बाद टेट्राहेड्रल। यही कहानी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5 d ऑर्बिटल थे, 2 भागों में बट गए थे, T2g और Eg। एनर्जी किसकी ज्यादा थी, Eg की या T2g की? Eg ज्यादा थी ना। Eg में कौन था, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। T2g में कौन था, dxy dyz और dzn। यही से सवाल करेक्ट होता है कि क्यों एनर्जी ज्यादा हो गई थी, तो जवाब है कि वो ज्यादा रिपल्सन झेल रहे थे। फिर आएगा कि क्यों ज्यादा रिपल्सन झेल रहे थे, तो बोले भाई साहब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों में लिगेंड लगता है ना, तो बोले तीनों में लिगेंड लगता है और dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर तो अलोंग द एक्सिस ही पाए जाते हैं, तो ज्यादा रिपल्सन झेल रहे थे, इसलिए इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। क्लियर है मामला? अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी T2g से ज्यादा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब वहां पे क्या दो केस